सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ। इससे पूर्व मैंने फर्स्ट एड के वीडियो के बारे में बताया था, तो आज हम लोग उसके आगे एक नया वीडियो है जिसका है फर्स्ट एड प्रोटोकॉल डॉक्टर ABC एंड राइस, जो कि NEP 2020 के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको सभी खिलाड़ियों को, सभी फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या होता है डॉक्टर ABC? Dr. ABC is a fundamental first aid protocol for assessing and managing an unresponsive or injured person's condition with a primary focus on preserving life। जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर ABC, क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियों पर यूज़ किया जाता है, ये ऐसी आपदा प्रबंधन की ऐसी स्थिति है जिसको हम लोग प्राथमिक चिकित्सा का एक मौलिक प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसका प्राथमिक ध्यान जीवन को संरक्षित करने के लिए होता है। और ऐसा प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उस समय किया जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, यानी कि कोई व्यक्ति घायल हो गया हो, कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हो, उसी जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है जीवन को संरक्षित करना। तो डॉक्टर ABC एक मूलभूत फर्स्ट एड प्रोसेस है जो कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, और ये खेलों में इसलिए उपयोगी हो जाता है क्योंकि ये कई खेलों के दौरान ऐसी कई सारे इवेंट और घटनाएं होती हैं जहां पर इनका उपयोग करना प्रासंगिक हो जाता है। क्या होता है डॉक्टर ABC के DR का मतलब, D का मतलब, D मीन्स डेंजर। डेंजर मीन्स खतरा, क्योंकि खेलों के संदर्भ में जब हम खतरे की बात करें, यह ज़रूरी हो जाता है कि खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो कई सारी अनिश्चितताओं का माहौल रहता है। कौन सी सिचुएशन खेल में आ जाए ऐसा कोई नहीं जानता, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी खतरा है उस मौजूदा खतरे से सुरक्षा जो प्रदान की जा सके उसको भांप लेना, उस खतरे को भांप लेना। इसमें खेल को रोकना भी, क्षेत्र को सुरक्षित करना, या उससे आवश्यक हो तो खिलाड़ी को सुरक्षित स्थल पर ले जाना शामिल है। और अगर माने तो जैसे मान लीजिए फुटबॉल के मैदान पे कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है अचानक से, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि उससे सहायता प्रदान करने के लिए ऐसी सहायता प्रदान की जाए कि उससे और कोई नुकसान ना हो जाए, उस खिलाड़ी को उससे और कोई नुकसान ना हो। तो तुरंत हमें डेंजर को समझना है, खतरे की स्थिति को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब ये देखा जाए कि खिलाड़ी क्या रिस्पॉन्स कर रहा है उस पूरी पर्टिकुलर स्थिति के बाद, क्या उस खिलाड़ी के सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए कि एथलीट के चेतना का पहले आंकलन किया जाए कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं वो बेहोशी की अवस्था में है, वो बार बार पुनः वही स्थिति में तो नहीं आ जा रहा। एथलीट को सिर में चोट लगी है, चोट की कितनी गंभीरता है इसको ध्यान देना है, और उसके जो उसका टकराव है, जो एक्सीडेंट है, वो कितना ज़्यादा सीवियर है जिसके परिणाम स्वरूप उसको बेहोशी आ रही है, ये जानना भी ज़रूरी है। और एथलीट से बात करते जाएं ऐसे समय पे, इसका रिस्पांस जानते जाएं। रिस्पांस का मतलब यहाँ पर कि उसको थपथपा कर, उसको हिलाकर, उसको ये जानने का प्रयास किया जाए कि एथलीट अनुत्तरदायी तो नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव तो नहीं है। अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो हमें अगले चरण की तरफ बढ़ना चाहिए। वो अगला चरण क्या है, उस अगले चरण को हम समझने का प्रयास करते हैं। उस अगले चरण को कहते हैं एयरवे, A फॉर एयरवे। इन स्पोर्ट्स इस वेरी ट्रॉमेटिक इंजरीज या कोलिजन माना जाता है। खेलों में इसको बड़ा ही ट्रॉमेटिक माना जाता है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि खिलाड़ी को जो है ऐसी चोट गंभीर लग गई है, या ऐसा लगने से, ऐसी चोट लगने से उसके जो वायु मार्ग है, उसका जो श्वसन प्रक्रिया वो कहीं बाधित तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको तुरंत साफ करना चाहिए, उसको तुरंत खुला माहौल देना चाहिए, और उस वायु मार्ग को जो अवरुद्ध हो गया है उसको खोलने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे किया जाएगा, उसके सिर को पीछे झुकाएं और ठुड्डी के पास उसको ऊपर उठाएं इस तरीके से, तो जिससे कि उसके एयरवेज जो है वो क्लीन हो, और सिर को पीछे झुकाए रखें जिससे कि उसके एयरवेज क्लीन हो, यानी कि जो सांस की जो नली है वो क्लीन होती जाए। तो थर्ड इज एयरवे। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। खिलाड़ी को लंबी लंबी सांस लेना, खुला, जैसे ही वायु मार्ग खुल जाए तो यह खुला हो
तो तुरंत लंबी लंबी सांस, खिलाड़ी की एथलीट की सांस की जांच करें कि वो कितनी ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, या जल्दी आ रही है, देर से आ रही है, कितनी देर तक ये छाती के उठने और गिरने पर ध्यान दें, कितनी तेज छाती उठ रही है, कितनी देर, मुंह और नाक के पास सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं, यह देखना सुनिश्चित करें और 2 उंगलियों की सहायता से ऐसे चेक करने की सहायता शुरू करें। इसके बाद अगर सांस की आवाज़ आ रही है तो सामान्य स्थिति आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसा भांप ले। और उसके बाद अगर खिलाड़ी सामान्य सांस नहीं ले पा रहा है, असामान्य रूप से सांस ले रहा है, जैसे कि हांफना, बहुत तेजी से सांस लेना, इस तरीके के हांफने की आवाज़ आ रही है, तो उसको बचाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और सीपीआर की अगर मदद ली जाए तो सीपीआर की अगर आवश्यकता हो तो ट्रेंड प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही सीपीआर दिलाने की ज़रूरत महसूस की जाए तो तुरंत दिलाया जाए। नेक्स्ट है सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को कहे तो परिसंचरण, वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर उसको तुरंत हमने पहले बात की, रिस्पांस देखा, उसका रिस्पांस के बाद एयरवे देखा, एयरवे का ब्रीदिंग उसकी चेक करी और अगर ज़रूरत पड़ी तो सीपीआर देखा। नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या होता है, यदि आपने कह दिया तो संबोधित किया, श्वास की जांच चेक कर ली, उसके संकेतों का आंकलन करें। तुरंत ये देखें कि उसकी कहीं कोई गर्दन पर सब जगह सही तरीके से जो है आपकी वो नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर उसकी जो आवाज़ है वो तुरंत आ रही है तो ठीक है। और अपनी मतलब जो फिंगर है, मिडिल फिंगर है और ये जो इंडेक्स फिंगर है, उसकी सहायता से उसके उपयोग करके हमको उसकी जो यहाँ पर ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आ रही, नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, यह देखना सुनिश्चित करें। और सीपीआर तुरंत दें और वो भी पेशेवर चिकित्सक के द्वारा सीपीआर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो खेल सेटिंग्स में ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और ये क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में ही इसको लागू किया जाता है, तो ये आपातकालीन जो चिकित्सा प्रबंधन है, प्राथमिक चिकित्सा का जो प्रबंधन है वो तत्काल दिया जाए। और ऐसे महत्वपूर्ण चोट या चिकित्सा की स्थिति में जल्द से जल्द पेशेवर चिकित्सा मांगनी चाहिए और पेशेवर चिकित्सक के द्वारा ही उसकी देखभाल या उस खिलाड़ी को सही माहौल में सामान्य सपोर्ट में ले जाना चाहिए। ये एक वृहद दृष्टिकोण की भी प्रक्रिया है जिसको हम लोग ट्रेन पर्सनल के द्वारा ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर ABC जो है वो ये संदेश देता है कि हमें एक खिलाड़ी को सही तरीके से किस तरीके से आरामदायक स्थिति में पहुंचाना है। तो चलिए, पहले मैंने बताया था राइस, ये भी एक थेरेपेटिक मॉडलिटीज़ के अंतर्गत आता है और ये भी खेलों के क्षेत्र में बहुत यूज़ किया जाता है और ये भी ट्रेंड पर्सनल के द्वारा ही दिया जाता है। तो राइस का एप्लीकेशन जो है बड़ा ही कॉमन है, स्पोर्ट्स इंजरीज में सभी ये यूज़ करते हैं। खेलों के क्षेत्र में यदि खिलाड़ी को चोट लगती है, अचानक की चोट है, चाहे वो मोच हो, चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो किसी भी तरीके की अंदरूनी चोट है जिसमें लीगामेंट इंजरी है तो हम राइस का एप्लीकेशन देते हैं, या वो टेंडन इंजरी है तब भी हम राइस का एप्लीकेशन देते हैं, या वो बोन इंजरी तब भी हम राइस का एप्लीकेशन देते हैं। अब राइस का एप्लीकेशन क्या है? R फॉर रेस्ट। रेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्राथमिक चिकित्सक है जहाँ पर खिलाड़ी के जो सिम्टम्स हैं उसको मैनेज किया, उसको देखा जाता है, उसको देखा जाता है किस तरीके की चोट है। और खेलों के पुनर्वास में इस खेल को हम फिजियोथेरेपी के रूप में इस एप्लीकेशन को हम फिजियोथेरेपी के रूप में भी जानते हैं। आइस का एप्लीकेशन हम दर्द कम करने के लिए, किसके लिए? दर्द कम करने के लिए करते हैं और इससे क्या होता है, चोट वाली जगह पर जो ठंडा पैक लगाने से जो सूजन है वो कम करने में मदद मिलती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी संकुचित कर देता है जिससे कि सूजन की मात्रा भी सीमित हो जाती है। तो ओवरऑल आइस का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है जो कि 24 आवर्स के अंदर शुरुआती दौर में दर्द से राहत देता है और चोट लगने के बाद जो है शुरुआती 48 से लेके जो 72 घंटे होते हैं उसमें यह बहुत कारगर सिद्ध हो जाता है। हर एक 2-2 घंटे में 15-15, 20-20 मिनट के लिए इस चोटग्रस्त स्थान पर बर्फ को लगाने से उसमें बहुत आराम मिलता है। और अगर ये याद रखना चाहिए कि जिस समय हम आइस का एप्लीकेशन दे रहे हैं वो डायरेक्ट आइस स्किन पर नहीं, उस चोटग्रस्त भाग पर नहीं देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको एक कपड़े में बांधकर या तौलिए में लपेट कर, टॉवल में लपेट कर उस चोटग्रस्त भाग में आइस का एप्लीकेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन को अगर हम देखें तो उसको दबाव कहते हैं, प्रेशर देना।
कम हल्के हल्के दबाव। अब 48 घंटे से 72 घंटे के बाद आपने क्या करा, उस अंग को, घायल जो क्षेत्र है वहाँ पर एक पट्टी या की सहायता से, एक बैंडेज की सहायता से उसमें दर्द कम करने का एक जो प्रेशर डालना चाहिए। और ये प्रेशर जो कि मैंने बैंडेज के समय पे बताया था, ना ही बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, यह हल्का दबाव हो जो कि सूजन को कम करने में या नियंत्रित करने में मदद करे और ब्लड सर्कुलेशन को भी संयमित करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा आप इस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ दबाव डालेंगे तो वो चोट को बढ़ा भी सकता है। इसलिए बहुत ही एक्सपर्ट के अंडर में हमें ये राइस का एप्लीकेशन, जिसमें कंप्रेशन जो है, इसका एप्लीकेशन देना चाहिए। नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स उस चोट लगे भाग को उठाना। पहले हमने रेस्ट कराया, फिर आइस का एप्लीकेशन 48 से 72 घंटे तक दिया। उसके बाद हमने क्या करा, कंप्रेशन यानी कि दबाव डाला उस अंग पर, पट्टी के द्वारा उसको हल्का हल्का दबाव डाल के सूजन को कम करने की कोशिश की। अब घायल के क्षेत्र को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने वाला जो भाग है, जैसे अगर लेटा है तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा उठाव दे देना है, उस चोट लगे भाग को थोड़ा सा एलिवेट कर देना है और सूजन कम करने में जो कि ये मदद करेगा। जैसे आप समझ लीजिए, यदि आपके टखने में मोच आ गई है तो आप आराम करते समय पैरों को ऊपर तकिए पर रख लें या कुशन की सहायता से ऊपर रख सकते हैं, तो जिससे कि एलिवेशन भी हो जाएगा और उस चोट लगे भाग को आराम भी मिल जाएगा। राइस एप्लीकेशन को हम जब इमीडिएट रिस्पांस की तरीके से यूज़ करते हैं, खेल चोटों के तुरंत तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं राइस के एप्लीकेशन का, तो इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है उस समय कि सीक प्रोफेशनल केयर, पेशेवर की देखभाल करने के लिए मदद लें तुरंत। कि यदि चोट गंभीर है और लगातार बनी हुई है और आपको फ्रैक्चर है, ऐसा संदेह हो रहा है, तो तत्काल चिकित्सक की, एक पेशेवर देखभाल करने वाले की सहायता जरूर लेनी चाहिए। डोंट अप्लाई आइस डायरेक्टली। ये मैंने आइस के सेक्शन में आपको बताया था कि जो आइस की एप्लीकेशन है वो सीधे सीधे ना लगाई जाए, त्वचा से तुरंत उसको डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आए। उसके लिए हमें एक कपड़े की सहायता लेनी चाहिए, हो सके तो एक टॉवल में आप एक बांध लें उसको, बर्फ को, और फिर चोटग्रस्त भाग में उसको अप्लाई करें। शुरुआत क्या करनी है, नेक्स्ट आपका है अवॉइड हीट। शुरुआती 48 से 72 घंटों के बीच में हीट के उपचार को कम अवॉइड करना चाहिए और जिससे कि वो प्रॉपर जो कोल्ड थेरेपी है उसको पूरी तरीके से मिल सके और इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। देन फॉलो मेडिकल एडवाइस। चिकित्सक सलाह का पालन जरूर करें, तुरंत अच्छे चिकित्सक को दिखाएं और अच्छे चिकित्सक के एडवाइस के द्वारा स्वास्थ्य लाभ लें। यह बहुत ज़रूरी है। वो किस तरीके की दवाई देता है, कभी कभी कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिनके द्वारा उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब कि चोटग्रस्त भाग को पुनः अपनी स्थिति में लाने के लिए उपचार चरण के बाद उपचार को बढ़ावा देने के लिए, उस अंग को ताकत देने के लिए और भविष्य की चोटों के रोकथाम करने के लिए पुनर्वास अभ्यास जो है और भौतिक चिकित्सा जो है, जिसको हम लोग रिहैबिलिटेशन कहते हैं, पुनर्वास और फिजियोथेरेपी की जो बात करते हैं कि अंग, चोटग्रस्त अंग को पुनः अपनी वापस एक पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए जो रिहैबिलिटेशन, जो पुनर्वास अभ्यास की प्रक्रिया है, इसकी जो है वो एक एप्लीकेशन देना, एक शुरुआत कर देनी चाहिए जिससे कि खिलाड़ी को जल्द से जल्द आराम मिल सके। तो इस प्रकार देखा जाए तो राइस एप्लीकेशन जो है प्राथमिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण उपाय है और पेशेवर चिकित्सक के द्वारा ही इसको लिया जाना चाहिए और खेल चोटों के व्यापक मूल्यांकन और उपचार योजना के लिए इस जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि खेल के क्षेत्र में हर एक प्रोफेशनल को होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे कोचेज हो, चाहे उनके कोई भी इससे जुड़े कोई भी व्यक्ति हो। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।